गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। बेचारा टाइम हो गया है। हाँ भाई टाइम हो गया, बिल्कुल 2:30 पे क्लास थी, 2:31 पे हम लाइव हो गए हैं। सर प्लीज़ टाइम मत बदला करो। भाई आज के लिए सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ है, एक क्लास होती है मेरी 1 से 2:30, एक होती है 2:30 से 4, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, गलती से वो क्लास स्विच कर गई। जिसे लगाना था 1 बजे आपकी क्लास को 2:30 बजे लग गई, थोड़ा सा मैंने एरर हो गया, 2:30 वाली लग गई 1 से, तो उसके लिए बहुत सॉरी। आज ऐसा हुआ है, कल से क्लास आपकी 1 बजे ही चलेगी। वो थोड़ा सुनने में, जो लड़का क्लास लगाता है उसके सुनने में या मेरे बताने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि वो क्लास गलत टाइम पे लग गई आपकी, वरना 1 बजे टाइम है इसका, ठीक है। तो एक बार अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, अगर आप मुझे बढ़िया सा देख पा रहे हैं तो कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट एक क्विक कमेंट मैं आपको ले लेता हूं। गोपाल, पूल डैड, राजीव कुमार, अमित, स्नेहा, बच्चा कह रहा है कि 2:30 पे होगा तो अच्छा है सर। अगर 2:30 पे आप देख लो, अब आप लोग बता दो, मैं तो 2:30 बजे भी ले सकता हूँ क्लास, या 1 बजे वाला टाइम ठीक है आपके लिए, 2:30 वाला ठीक है। मुझे लग रहा था कि आपकी क्लास 1 बजे ले। सर आज मैं यूट्यूब देख रहा था, नाइट में पढ़ाया, वो क्वेश्चन आपको भेजना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, कैसे भेजूँ सर? मैं आज यूट्यूब पर देख रहा था, सर ने गलत एक बच्चा कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि गलत पढ़ा है, कुछ ऐसे। आप इसे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे। कभी इस नंबर पे कोई बच्चा फ़ोन नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। 1 PM ठीक है, ओके। शशि शेखर कह रहे हैं, परमानंद यादव, ओके। तो ठीक है, कल से आपकी क्लास 1 बजे लगेगी। एक बच्चा कह रहा है कि इसने कुछ पढ़ा है और शायद गलत पढ़ा दिया है इन्हें, किसी ने कहीं पर देखा होगा ऑनलाइन, तो क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, तो अगर व्हाट्सअप कर देना। साउंड सही करिए सर। निरंजन कह रहे हैं भाई साउंड बिल्कुल सही है, अभी क्लास चली है इसमें 1.5 घंटे। आपके मोबाइल में शायद एक काम करना, जब भी आप लाइव क्लास लेते हो ना, तो अगर आपने कोई भी पीछे एप्लीकेशन आपके चल रही हो, तो आपने एक बार ना बच्चा कट कर देना, वरना तो फिर डबल साउंड आता है। तो जब भी आप लाइव क्लास लिया करो, जितने भी आपके में फोल्डर खुले हो ना मोबाइल में, उन सबको कट कर दिया करो एक बार, ठीक है। चलो तो बच्चे, आज मैं थोड़ा सा एक बढ़िया टेक्निकल सा टॉपिक ले रहा हूं, उससे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, ठीक है। तो इस पर मैं ध्यान देना है, कोशिश करना बच्चे समझने के साथ साथ में से, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हाँ, पाठशाला ऐप पर, ओके। इस बच्चे ने बोला, आपने क्वेश्चन भेज दिया क्या भाई? जो बच्चा कह रहा था ये, अभिनव साय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मुझे एक लेवल आपका थोड़ा सा पता चले कि लेवल कैसा है आपका, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। चलो एक क्वेश्चन आप बच्चे मुझे बताएंगे, इस बच्चे ने अभी क्वेश्चन भेजा नहीं है, वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सब एक क्वेश्चन बताओ मुझे आप, पहले टॉपिक पर आने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल पार्टिकल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल पार्टिकल? हिंदी में लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत कण है? निम्नलिखित में से कौन मूलभूत कण है? एक ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन, एक है बच्चे प्रोटॉन, एक है आपका न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत कण है? तो ये टॉपिक जो है थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल वाला टॉपिक है ये। तो हाँ चलो, शशि शेखर 0 लेवल से पढ़ाएंगे भाई, नेहा वर्मा, अभिनय साहे। अब मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, रोहित साहू। मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पूछ के क्लास स्टार्ट करूंगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अमित कुमार का एक आंसर आया मेरे पास में, स्नेहा का एक आंसर आया, रवि, राजीव,
घोलू, बड़ा प्यारा नाम रखा भाई। पूल, एक बच्चे का नाम पूल से रखा हुआ है, आपका असली नाम क्या भाई बताना एक बार। ओके, राजीव, रसूल हसन, दीपेश, सोनिका, राहुल, राजीव। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, जितने बच्चों ने मेरे पास अभी तक आंसर भेजा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है। एक का रहीसुल हसन का ठीक है, सॉरी, बाकी सबका गलत है। देखो मैंने कहा कि इन निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल पार्टिकल है, कौन मूलभूत कण है। तो फंडामेंटल जो पार्टिकल का मतलब ये होता है बच्चे, मूलभूत कण ये है कि जिसका रिस्ट्रक्चर ना किया जा सके, जिसे आप आगे ना बांट सकें, जिसे आगे ना तोड़ सकें। तो मूलभूत जो कण है इनमें से, शशि शेखर आपका भी ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। आपको मैं आगे बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर ही कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना बच्चे, ये भी अगर आप इन्हें तोड़ेंगे, ये भी क्वार्क्स नामक कणों से मिलकर बने हैं। ये किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क्स से। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स। ये आगे चल के आएगा इस चैप्टर में, क्वार्क्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, परमानंद यादव बिल्कुल ठीक है आपका, कि नेहवर में आपका गलत है, कि दुनिया की हर चीज आपको पता है बच्चे एटम से, परमाणु से मिलकर बनी है। लेकिन अगर आपने एटम को तोड़ के देखना, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, नाभिक, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस तोड़ के देखा, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ के देखा, उसके अंदर भी क्वार्क्स हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण वो हैं जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। या तो हमें ये नहीं पता, या तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, या अभी तक हम जान नहीं पाए कि क्या इसे भी तोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। या जितनी हमें अभी तक जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो बच्चे हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको बताऊंगा टोटल हमारे पास में 17 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, 17 मूलभूत हमारे पास में कण हैं। उन 17 के नाम मैं आपको बताऊंगा, उन्हें किस किस कैटेगरी में बांटते हैं और पेपर में केवल कितना तक आएगा। हम बात तो करेंगे 1-1.25 घंटे के आसपास, लेकिन उनमें से हमारे जो काम की बात होगी वो 12-15 मिनट की होगी, और जो आपको अपने आप से याद हो जाएगी। तो अभी याद रखना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन केवल फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से। मूलभूत कण ये है, ये दोनों नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूंगा, वो बताना आपको, वो बताना ये, which one of the following is the weakest force? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दुर्बल बल है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे वीकेस्ट, सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर, सबसे खत्म फोर्स कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला बच्चा आपका ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग फोर्स, परबल बल। सेकंड है बच्चा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। थर्ड है मेरा वीक फोर्स, दुर्बल बल। चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कि इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, इन चारों में वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, बताओ। रोन ये ऐसे चला देना रे। कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। दीपक, अभय, नेहा, अमित कुमार, ये क्वेश्चन मैं आप जान पूछ के मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है क्लास में। ओके। इस वाले क्वेश्चन में 50% बच्चों का सही है, 50% का गलत है। देखो इन समय बच्चे, अगर हम वीकेस्ट फोर्स की बात करें, सबसे कमजोर बल कौन सा है,
तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस वीक फोर्स को देखकर, दुर्बल फोर्स को देखकर बहकना नहीं है पेपर में। ये जो वीक फोर्स है ना, जो दुर्बल फोर्स है, ये वीक फोर्स एक्चुअल में इस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 25, 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंग है। तो ये वीक फोर्स, भले इसका नाम वीक लिख रहा हूं यहां पे, तो इसमें बहकना नहीं है। सबसे जो वीक है, सबसे दुर्बल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन लिखा होगा वो ठीक है, एलेक्स संकेत आपका गलत है। अभिनय साय पूल का, इनका बिल्कुल ठीक था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। तो आज की क्लास में इसी वाले क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया, इसी से स्टार्ट करूंगा। इन 4 फोर्स की हम बात करेंगे, इनकी रेंज कैसी है, किस दूरी पे काम करते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इनमें वीक कौन सा है, और ये भी फोर्स लगते हैं तो किस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, ये सारी बातें हम क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे। तो आज जो मैं आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप लिखेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति के 4 मूलभूत बल। तो फंडामेंटल फोर्सेस से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर फंडामेंटल पार्टिकल आपको बताऊंगा। तो जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए, इन 2 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए अब अगले 1 घंटा आपकी क्लास चलने वाली है, बड़े ध्यान समझेंगे। तो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास में, जिनसे पूरा यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसके से पूरा यूनिवर्स तैयार हुआ है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज जो है, सबसे पहला फोर्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल बल। अच्छा, पेपर में कई बार आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स की जगह यह भी लिखा मिल सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हिंदी में बोलेंगे इसे हम प्रबल बल। यह आपको लिखा मिल सकता है बच्चे प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। सेकंड फंडामेंटल फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब बच्चे बोलेंगे हिंदी में वैद्युत चुंबकीय बल, जो मैंने अभी लिखा था, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बच्चे हम लिखेंगे वीक फोर्स, दुर्बल बल। और चौथा बच्चे हम लिखेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारे पास में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अब मैंने की बात करनी है क्लास के अंदर, ये किस किस के बीच में लगते हैं, इनकी क्या रेंज रहती है, क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन चारों में ये समझना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, प्रबल बल कौन सा है। तो आपको नाम से दिख रहा हो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो नाभिकीय बल हैं, इसे हम एटम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी इस चीज को हम। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे जो बच्चे प्रबल बल है, वो कौन सा है हमारा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये बहुत आता है पेपर में कि प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो ये है प्रबल बल। मैंने इसे सीरीज में क्यों लिखा, इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर वीक फोर्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर आप नीचे की तरफ को आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम जो फोर्स होगा, जो सबसे वीक होगा, वो सबसे नीचे वाला है, ये वीकेस्ट फोर्स है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। ठीक है, दुर्बल बल, तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक, और सबसे कम कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो पेपर में कई बार ऐसा जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग कम है, कौन ज्यादा है, इन्हें एक ऑर्डर में सेट करना है। तो याद रखना, सबसे पहले यही लिखेंगे, फिर ये और फिर ये। अगर मैं आपको बता दूं कि आपस में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम है, अगर हम एक काम करें, अगर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स का मान लो कि 1 है, ये 1, तो बच्चे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये से 100 गुना कम ताकतवर है, यानी कि ये 10 की पावर -2 का मतलब कितना हो गया, यानी कि इसे 100 गुना कमजोर है। जो वीक फोर्स हैं इस स्ट्रॉन्ग फोर्स की अपेक्षा 10 की पावर -13 गुना कमजोर हैं। अगर मैं बच्चे इसकी बात करूं तो ये तो बहुत ही वीक फोर्स है, 10 की पावर -38 के आसपास। यानी अगर मैं केवल इन दोनों की बात करूं, 10 की पावर -13 टाइम्स
कमजोर है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की अपेक्षा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी अपेक्षा 10 की पावर माइनस 38 है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करूं केवल, ये 10 की पावर माइनस 13, ये 10 की पावर माइनस 38, यानी कि जो वीक फोर्स होगा भाई, नेगेटिव में छोटी पावर बड़ी होती है, तो अगर आप 38 में से 13 घटाएंगे तो 25 आएगा। यानी कि जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा 10 की पावर 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसकी अपेक्षा कितना स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर 11, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसकी अपेक्षा कितना स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर 36। तो यानी कि ये जितने मैंने कंपेयर किए वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स उसके कंपैरिजन में किए। अगर इसे एक मान लिया जाए तो इससे ये कितने गुना कमजोर है, 10 की पावर 2 गुना कमजोर, 10 की पावर 13, 10 की पावर 18। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे वीक फोर्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है -13, यहाँ कितनी है 38, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का आएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि माइनस में छोटी वैल्यू होती है बड़ी। तो ये तो बात होगी, आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी, बस आपको ये ऑर्डर याद करना है, आपके लिए पेपर के लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछ लूँ, ये किस रेंज में काम करता है, ये शॉर्ट रेंज में काम करता है कि लॉन्ग रेंज में? तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये बच्चे कोई बताएगा मुझे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस रेंज में काम करते हैं? ये शॉर्ट रेंज में काम करते हैं कि लॉन्ग रेंज में? इनकी रेंज बतानी है आपको, शॉर्ट रेंज है कि लॉन्ग रेंज है। शुभांगी गुप्ता ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया, दीपक, रवि, राहुल, सुबोध, अमन, बहुत बढ़िया। देखो जितने बच्चों का आंसर सही है बिल्कुल ठीक है, ये क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है। रोहित साहू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है बच्चे, जो नाभिकीय बल है ना, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, अल्प दूरी में लगने वाले बल, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है अल्प दूरी में। देखो अल्प दूरी का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, नाभिक में जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में काम करता है। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है। इसकी रेंज होती है बच्चे 1 से लेके, ये काम करता है 1 से लेके 3 फर्मी मीटर के बीच में, इसकी रेंज होती है 1 से 3 फर्मी मीटर। आप कहेंगे जी फर्मी मीटर क्या बला है? 1 फर्मी मीटर का मतलब समझना आप, 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है बच्चे 10 की पावर -15 मीटर। सोच रहे हो इतनी छोटी दूरी, 10 की पावर -15 मीटर। तो शॉर्टेस्ट, बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करेंगे। यानी एटम कितना छोटा, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करते हैं। और इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, उन क्वार्क्स के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, बहुत ही छोटी दूरी में। आपको जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आपको नॉर्मली याद नहीं करनी है, आपको बस ये याद रखना कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। नीचे की तरफ को जाएंगे तो वीक हो रहा है, इसकी रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, वैद्युत चुंबकीय बल, जैसे आपको पता है कि 2 मैग्नेट ली, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। 2 चार्ज लिए आपने रखे हुए हैं, 2 आवेश हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेंगे। तो 2 आवेश लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, जो वैद्युत चुंबकीय बल हैं, ये किस रेंज में काम करते हैं? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज क्या होगी? निरंजन कुमार जी, आपका पिछले वाला क्वेश्चन गलत था, इस बार वाले का सही आंसर दें। फिर से मेरे पास शुभांगी, अमित, रवि, सुवेंदु, इनके आंसर सबसे पहले पहुंचे हैं। देखो यहाँ पे देखना बच्चे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये बच्चे इनफाइनाइट दूरी तक काम करते हैं, इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक। और ये जो फोर्स होते हैं ना, ये R² के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। R² के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स हैं, जो ये बच्चे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो वैद्युत चुंबकीय बल हैं, ये क्या करेंगे, 2 चार्ज के बीच में लग रहे हैं। तो चार्ज अगर दूर रखे होंगे, बहुत दूर होंगे, तो ये फोर्स कमजोर पड़ जाएंगे। नजदीक होंगे तो ज्यादा लगेंगे। भाई ऊपर नीचे लिखा है ना, दूरी बढ़ने पर ये फोर्स कमजोर होते हैं, दूरी घटने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर लगेंगे जरूर, चाहे कितनी भी दूर रखे हो, नजदीक हो चाहे दूर हो, ये फोर्स काम तो करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक चार्ज तो रखा है यहाँ, एक रखा अमेरिका में, बहुत दूर है, तो फिर उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल, 0 सा हो जाएगा, समझ लो। लेकिन ये हर दूरी पे काम करते हैं, जैसे ये बहुत ही शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं।
ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करते हैं। बस अगर नज़दीक है आवेश, चार्ज नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नज़दीक हैं, तो ज़्यादा ताकतवर फोर्स होंगे, दूर होंगे तो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको वीक फोर्स बताया, दुर्बल जो बल मैंने आपको बताया, इनके वजह बहुत ही वेरी शॉर्ट रेंज होती है, बहुत ही छोटी रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत ही छोटी दूरी में काम करते हैं ये, वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत ही छोटी दूरी में काम करते हैं। मतलब कि इनकी जो रेंज है ना वो बच्चे इनसे भी कम है, इनकी जो रेंज होगी वो इनसे भी कम है। ये काम करते हैं बच्चे 0.8 फर्मी मीटर से कम दूरी पर, 0.8 फर्मी मीटर से अगर दूरी कम होगी तो ये काम करते हैं वीक फोर्स। तो वीक फोर्स की जो रेंज है वेरी शॉर्ट रेंज, ये बहुत ही छोटी दूरी में काम करते हैं, 1 से 3 फर्मी मीटर के बीच की दूरी में, ये अनंत दूरी तक काम करते हैं। इनकी बहुत ही छोटी रेंज है, वेरी शॉर्ट रेंज है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं ये भी इनफाइनाइट दूरी तक काम करते हैं, ये भी हर दूरी के लिए वैलिड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी दूरी बढ़ने पर ये फोर्स बच्चे कमजोर होंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने फिर से दोबारा थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं इसे, तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो अपने, दोबारा देखो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल। तो एक तो सबसे कमजोर कौन सा है, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, ये ध्यान रहेगा। दूसरी बात मैंने कहा कि इनकी रेंज वो छोटी है, इसकी उससे भी ज़्यादा छोटी रेंज पे काम करते हैं ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स हैं बच्चे, इनकी अनंत दूरी तक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अनंत दूरी तक काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये बताओ मुझे आप कि जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इनमें और बढ़ाने लगूं, अब यहां देखेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। एक काम करते हैं, अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ आप थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, एक प्रोटॉन यहां रखा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, ऋणात्मक, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है बच्चे, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो यहां रखा, दूसरा प्रोटॉन यहां रखा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित, अगर सेम चार्ज हैं तो रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रॉन तो रखा है यहाँ, प्रोटॉन रखा वहां, तो इतने दूर से फोर्स लगा कैसे देते हैं भाई? मगर कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है, मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, तभी तो फोर्स लगा उसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जैसे लास्ट बच्चे के नाम मैं पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पे, अमन शुक्ला, अमन शुक्ला मेरे से थोड़ी दूर पे खड़े हैं, तो मैं अमन के ऊपर फोर्स कब लगा पाऊंगा भाई? आप कहोगे गुरुजी उसके नजदीक जाना पड़ेगा, थप्पड़ मारना पड़ेगा, तभी तो फोर्स लगेगा। लेकिन एक तरीका हो रहा है, जैसे मैंने अपने हाथ में बॉल ले ली, मैं बॉल फेंक के मारूं अमन पे, ढाक, अमन बॉल पकड़ेगा, पीछे हो जाएगा, अमन बॉल खींच के मेरी तरफ को मारे, तो हम आपस में इस बॉल का एक्सचेंज करके भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, जो ये चार्ज के बीच में लगते हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में, आवेशित कणों के बीच में लगते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते कैसे हैं? ये लगते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, ये फोटोन का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल, वैद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच में काम करते हैं, और ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन, फोटोन के आदान प्रदान की वजह से। तो यहाँ पे अगर इसमें लिखेंगे, अगर मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं बच्चे, लगते हैं एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, हिंदी में लिखेंगे ये आवेशित कणों के बीच में कार्य करते हैं। पहले इसका मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि इसे आप ज्यादा बढ़िया समझ सकते हो, फिर इस पे आऊंगा मैं, फिर इन दोनों पे आऊंगा बाद में। एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, यानी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे की तरफ को फोटोन फेंक के मारेगा, वो उसकी तरफ को फोटोन फेंक के मारेगा, तो फोटोन के एक्सचेंज से, फोटोन के आदान प्रदान के बीच में बल लगते हैं। अदरवाइज सोचो आप, एक
चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, दूसरा 2 मीटर दूर रखा है, तो इतने दूर में फोर्स लगाएंगे कैसे? तो कुछ तो इनके बीच में एक्सचेंज होना चाहिए ना। तो एक्सचेंज किसका हो रहा है? फोटोन का। अच्छा, फोटोन के बारे में आप थोड़ा सा इतना तो जानते ही हैं कि जैसे लाइट जो है प्रकाश, कोई आपसे पूछ ले कि लाइट किससे मिलकर बनी है, तो फोटोन नामक कणों से। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट क्या होती है? फोटोन नामक कणों से मिलकर बनी है प्रकाश जो है हमारा, ठीक। अच्छा, ये तो बच्चे एक्सचेंज ऑफ फोटोन हो गए। अब आया बच्चे हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे किसमें लगता है? हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास, द्रव्यमान है, वजन है, वो दूसरी वस्तु पे फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं बिटवीन टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। अगर दो वस्तुओं के पास द्रव्यमान है, जैसे धरती है, चांद है, चांद है, सूर्य है, मैं हूं, धरती मुझे अपनी तरफ को खींच रही है, आपने एक पत्थर छोड़ा, धरती माता ने खींच लिया अपनी तरफ को। तो अगर दो वस्तुओं के पास में द्रव्यमान हो, दो वस्तुओं के पास में मास हो, तो दो वस्तुओं के पास अगर मास है, द्रव्यमान है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में से आगे डिटेल में। तो इनके बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? इनके बीच में कुछ तो एक्सचेंज होना चाहिए। हालांकि हम उसके आज तक खोज नहीं कर पाए हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं दो वस्तुओं के बीच में, उनके मास, द्रव्यमान की वजह से, तो किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? फिर हमने मान लिया है, हमने उसका नाम रख दिया ग्रेविटॉन्स। हालांकि उनके अभी तक हम डिस्कवरी नहीं कर पाए हैं, पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है, तो किसका एक्सचेंज की वजह से लगता है? ग्रेविटॉन्स की वजह से। तो ये वाला फोर्स क्या है? एक्ट्स। किन के बीच में लगते हैं? एक्ट्स बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। हालांकि मैंने आपसे कहा कि ग्रेविटॉन्स के हम खोज नहीं कर पाए, तो इस पर स्टार बना लेना ताकि आपको पता रहे कि इसके हम खोज नहीं कर पाए। तो दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटॉन्स के आदान प्रदान से लगता है। दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटॉन्स के आदान प्रदान से लगता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये जो अपने हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बच्चे किसके बीच में काम करते हैं? ये काम करते हैं अपने न्यूक्लियॉन्स के बीच में। देखो, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक में है, जो न्यूक्लियस में है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो ये फोर्स काम करते हैं बच्चे न्यूक्लियॉन के बीच में। न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, तो क्वार्क्स के बीच में। तो ये काम करते हैं एक्ट्स between nucleons and quarks due to exchange of pions and gluons। देखो, देखेंगे नाभिकीय बल न्यूक्लियन और क्वार्क्स के बीच में, नाभिकीय बल न्यूक्लियन और क्वार्क्स के बीच में पायोन्स और ग्लूओन्स के आदान प्रदान से लगते हैं। ये अलग से नाम है आपके लिए, के बीच में पायोन्स और ग्लूओन्स के आदान प्रदान की वजह से लगते हैं। पायोन्स और ग्लूओन्स के आदान प्रदान की वजह से लगते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होते हैं बच्चे, ये किसके बीच में काम करते हैं? न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी आगे देखेंगे, ये किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से। तो बच्चे जो न्यूक्लियन के बीच में फोर्स लगते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो तब तो एक्सचेंज हो रहा है पायोन्स का। तो पायोन्स का एक्सचेंज कब होता है? जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करते हैं। और ग्लूओन्स का एक्सचेंज कब हो रहा होता है? जब ये बच्चे किसके बीच में काम करते हैं? क्वार्क्स के बीच में। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जैसे मेरा ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसका आदान प्रदान हो रहा है? वो बच्चे आदान प्रदान हो रहा है पायोन्स का। लेकिन प्रोटॉन मिलकर बना है क्वार्क से। 3 क्वार्क्स होते हैं, यहाँ पे बताऊंगा अभी क्या नाम है उनके। ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है।
तो इन जो क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी प्रोटॉन जिन क्वार्क से मिलकर बना है उन क्वार्क के बीच में जो फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन जिन क्वार्क से मिलकर बना है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो किसके आदान प्रदान की वजह से लग रहा है? ग्लूऑन्स के आदान प्रदान की वजह से। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं ये एक्ट करते हैं बिटवीन न्यूक्लियन एंड किसके बीच में? क्वार्क्स के बीच में, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स एंड ग्लूऑन्स। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जब न्यूक्लियर फोर्स काम करेंगे तो पायोन्स का आदान प्रदान होगा, क्वार्क से बीच में लगेंगे तो ग्लूऑन्स का होगा। ये आपके थोड़े अजीब से शब्द है, नाम है, ये बस आपको ध्यान ही करने पड़ेंगे। मैंने कल बताया था आपको कि पहले ही चैप्टर मैंने आपकी क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला ले लिया है, ठीक है। अच्छा, वीक फोर्स क्या होते हैं बच्चे? ये आपको वीक भले लग रहे हो पर बहुत ही गजब के फोर्स है ये वो फोर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? पार्टिकल डिके के लिए। अगर कोई कण विघटित हो रहा है, टूट रहा है, जैसे प्रोटॉन बदल गया, न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में, अगर एक पार्टिकल दूसरे में बदल जाए, एक क्वार्क्स दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो जब भी पार्टिकल डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वाले फोर्स, और ये लगते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ डब्ल्यू बोसोन्स और जेड बोसोन्स। इनका नाम आएगा अभी थोड़ी देर आगे लिखेंगे। These forces are responsible. These forces are responsible for particle decay. ये बल कणों के विघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कणों के विघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। These forces act due to exchange of W boson and Z boson। W boson and Z boson। बोसोन का भी मैं जिक्र करूंगा आगे चल के। अब देखो, मैंने जितनी आपको बातें बताई इस क्वेश्चन की वजह से, अब यहाँ पे देखना, अभी आपको जितनी मैंने बातें बताई ना, आपको जो काम की बात है जो पेपर के लिए वो सारी याद होंगी। देखो, आप इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए आपके कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, परबल, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सब बच्चों को याद होगा, परबल, नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग है। सबसे कमजोर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अब बोलेंगे नीचे आते समय फोर्स कमजोर पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा मजबूत है, उससे कमजोर वीक है, सबसे कमजोर ये है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसमें बताओ कि किस रेंज पे काम करते हैं? आप बोलेंगे सर ये शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं, ये हर डिस्टेंस पे काम करते हैं, इनफाइनाइट दूरी तक काम करते हैं, ये भी इनफाइनाइट दूरी तक काम करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी पे काम करते हैं। मैं आपसे पूछ लूं कि एक चीज बताओ मुझे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं ये किन के बीच में लगते हैं? आप बोलेंगे सर आवेशित कणों के बीच में लगते हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं। ये किसके बीच में लगते हैं सर? न्यूक्लियन के बीच में लगते हैं, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन क्वार्क से मिलकर बने उनके बीच में लगते हैं। अच्छा, मैं पूछ लूं कि बताओ वीक फोर्स किसके आदान प्रदान से लगते हैं? आप बोलेंगे डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन। ये किसके आदान प्रदान से लगते हैं? ग्रेविटॉन्स, जिसके हम खोज नहीं कर पाए। ये किसके आदान प्रदान किससे लगते हैं? पायोन्स और ग्लूऑन्स के आदान प्रदान की वजह से लगते हैं। तो यहां तक की बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार आप मुझे बता देंगे। जो बच्चे ठीक 2:30 बजे से लाइव क्लास देख रहे हैं, एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि क्या जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इनकी रेंज क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन कमजोर है, कौन सा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा, कौन सा मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, कौन सा फोर्स किसके बीच में काम करेगा, छोटी रेंज पे, कौन लंबी रेंज पे, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? ओके, सबसे पहला जो मेरे पास आया कमेंट आया, रोहित साहू कह रहे हैं सर यस क्लियर है, अमित, राजीव, शिवेंदु, स्नेहा, अमनदीप, राहुल, सोनिका, दीपेश, अंजलि खन्ना, बहुत बढ़िया। चलो सबको समझ में आ रहा है, गुड। हाँ भाई आपका भी सबको ठीक है, विवेक भाई आपका भी ठीक है, आ रहा है। आपका नाम भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? पहले आपका नाम आया होगा तो चला गया होगा, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। राजीव कुमार कह रहे हैं 80% समझ में आया। एक बार और देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा स्लो पढ़ाने की। और इसमें रईसुल हसन, यस, नेवर्मा, ठीक है, ओके। यहाँ देखना बच्चे, मैंने कहा कि इसमें ज्ञान की बातें अगर मैं आपसे करना चाहूँ ना, डिटेल में तो हम बहुत जा सकते हैं, लेकिन इसमें काम की चीज़ ये है कि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। आपने देखना बहुत सारे लोग अपना चल रही है क्लास, मान लो यूट्यूब पे कुछ भी टॉपिक उठाया अपना पढ़ाने लगे।
मैं कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान नहीं लेना, अब एग्जाम ओरिएंटेड बनना है। ज्ञान जितना लेना था ग्रेजुएशन तक ले चुके हो, अब केवल पेपर के हिसाब से आपको चीजें करनी है। तो पेपर में या तो रेंज पूछेगा, या स्ट्रॉन्ग कौन सा है कमजोर कौन सा ये पूछ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कणों के विघटन में पार्टिकल डिके में कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे वीक फोर्स। वस्तुएं मास के वजह से फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल चार्ज के बीच में लगता है ये, और ये लगता है न्यूक्लियस न्यूक्लियन वगैरह के बीच में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था आज का। अब मैं उसकी तरफ को आ रहा हूँ, तो लिखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स या बोल सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि मूलभूत कण, मूलभूत कण, मूलभूत ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में। चलो, एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल्स। सर मैंने एमएससी कर रही है बीयू यूनिवर्सिटी से। रोहित सर करें बीयू। बीयू कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? पूरा नाम लिखो, बीयू कौन सी है? अगर आपने एमएससी से अगर आपने एमएससी किया ना, तो एमएससी में पार्टिकल फिजिक्स में बहुत डिटेल में आता है चैप्टर ये। वहाँ पे तो उसमें आपको, अगर सारे बच्चे एमएससी बीएससी वाले होते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि मेरे पास एमएससी में खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में मेरे पास था ये पार्टिकल फिजिक्स वाला क्लास थी हमारे पास, स्पेशली बड़ा मजा आता था इसे पढ़ने में। पर यहाँ पे मेरी लिमिटेशंस हैं कुछ, तो मैं पेपर के हिसाब से आपको बताऊंगा। किसी और कुछ ज्ञान के लिए पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ओके वेरी गुड। यहाँ देखो बच्चे, आप एक चीज बताओ, आप सबको पता है कि दुनिया की हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, परमाणु से, एटम से परमाणु। लेकिन मैंने कहा कि जो एटम है, जो परमाणु है आपका, शुरू में तो हम इसे मानते थे कि जो एटम्स हैं, परमाणु जो हैं, ये परम अणु है, यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो शुरू में तो हम ये मानते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमने एटम को एक न्यूक्लियस में हमने देखा अंदर कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक, नाभिक, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम में हमने जब बाद में देखा, पहले में लगता था कि एटम सबसे छोटा है, फिर हमने देखा कि नहीं, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं। तो हमने क्या कहा कि पहले हम ये मान के चलते थे कि जो हमारा एटम है वो सबसे छोटा है, लेकिन हमने बाद में से तोड़ा, न्यूक्लियस मिला, फिर प्रोटॉन मिले। तो ऐसे करते करते जिस हमारे फंडामेंटल पार्टिकल में, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है मूलभूत कण का मतलब है जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, मूलभूत कण का। तो मेरे पास 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा आज क्लास में। अब बच्चे कह रहे हैं मोलिक्यूल्स। देखो बच्चे, मोलिक्यूल्स क्या है? जैसे कि अणु। मोलिक्यूल्स वो जो एटम से मिलकर बना हो। जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर का मोलिक्यूल्स क्या होता है? H2O। तो पानी का अणु है H2O, इसमें ऑक्सीजन का एटम है और हाइड्रोजन का। तो मोलिक्यूल्स वो है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि कोई भी मोलिक्यूल्स जो है, कोई भी जो अणु है ना बच्चे, वो किससे मिलकर बनता है? एटम से। एटम किससे मिलकर बन रहा है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किससे मिलकर बन रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बन रहा है? फंडामेंटल पार्टिकल से। तो कुल मिला के मेरे पास में 17 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनका मुझे जिक्र करना है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री मैडम पढ़ाएंगे आपको, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, काजल मैडम पढ़ाती है यहाँ पे, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 118 एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऐसा ना। जैसे हमारी अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखी हो, आवर्त सारणी, उसमें आपको पता बच्चे कितने एलिमेंट है, कितने तत्व हैं, उसमें 118 एलिमेंट हैं। ऐसे ही ये सारे एलिमेंट 17 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब मैं इस फंडामेंटल पार्टिकल पे आ जाता हूँ सीधे सीधे। अब यहाँ पे समझेंगे बात को। ये फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं 17, इन्हें बच्चे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक हिस्सा है मेरा फर्मियोन्स, एक हिस्सा बच्चा मेरा बोसोन, बोसोन, ठीक है। तो 12 अपने पास में फर्मियोन है, और बोसोन कितने अपने पास में बच्चे? 5 + 1। ये वो है जिसकी अभी हम मान के चल रहे, पर अभी हम खोज नहीं कर पाए, जिसको बता रहा था ना मैं, ग्रेविटॉन्स, जिसके मैंने कहा था कि अगर 2 वस्तुओं के पास वजन है तो उनके बीच में ग्रेविटॉन्स का आदान प्रदान होता है, ग्रेविटॉन्स का, ठीक है। तो उसके मैंने अभी खोज नहीं की। तो फर्मियोन्स जो हैं
इसे फर्दर मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। इसमें 6 होते हैं बच्चे क्वार्क्स और 6 होते हैं बच्चे अपने पास में लेप्टॉन्स। तो 6 मेरे पास में फर्मियोन्स 12 हैं। ये फर्मियोन्स बच्चे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था एनरिको फर्मी। ये एनरिको फर्मी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे फर्मियोन्स रखा गया। ये बहुत ही एनरिको फर्मी एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे हमने 12 फर्मियोन्स के नाम रखे। एक भारत के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, तो उनके नाम पे रखा हमने बोसोन्स। अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे भी बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोन्स आइंस्टीन संघनन पढ़ाया जाता है हायर क्लास में। तो बोसोन्स नाम किसके नाम पे रखा गया है? भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, और फर्मियोन्स एनरिको फर्मी के नाम पे। तो हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉन्स हैं। 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स, एक अप क्वार्क्स, एक डाउन। ये हिंदी में नाम यही है इनके, टॉप, अप डाउन, टॉप बॉटम, एक स्ट्रेंज, एक चार्म। 6 अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज चार्म। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क्स। लेप्टॉन हमारे पास 6 हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ। अब इनके साथ में एक नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसके साथ लगा था म्यून न्यूट्रिनो, एक टाउ न्यूट्रिनो। तो अपने पास बच्चे 12 फर्मियोन्स हैं, उनमें 6 क्वार्क्स हैं, 6 अपने पास में लेप्टॉन्स हैं। तो लेप्टॉन्स में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, फिर न्यूट्रिनो, इसके साथ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंथ, चार्म। अच्छा, बोसोन्स अपने पास कौन कौन से हैं? एक तो फोटोन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, फोटोन, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। फोटोन वो हैं जो किस में बीच में लगता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं बच्चे? ये रेस्पॉन्सिबल हैं, इनके एक्सचेंज की वजह से वैद्युत चुंबकीय बल लगते हैं, ठीक है। एक है ग्लूओन, ग्लूओन मैंने बताया था नाभिकीय बलों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, न्यूक्लियर फोर्स के लिए, उनके एक्सचेंज की वजह से न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। एक है बच्चे अपने पास में डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे? आपको पता ही है, ये रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ये वीक फोर्सेज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और एक क्या बचा अपना, हिग्स बोसोन, जिसका आपने नाम सुना होगा, बीच में बड़ा 2012-13 के आसपास बड़ा नाम चला था इसका, हिग्स बोसोन, जिसका मीडिया वाले बोलते हैं गॉड पार्टिकल। हालांकि गॉड पार्टिकल ऐसा कुछ नहीं है, पर वो मीडिया वाले थोड़ा चटकारे लगाने के लिए बोलते हैं हिग्स बोसोन। देखो ये बच्चे, मैंने कहा था कि जो फोटोन है, रुपेंद्र जी गुड इवनिंग, मैंने आपको बताया था कि फोटोन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर चार्ज पार्टिकल फोटोन का आदान प्रदान करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय बल लगेंगे उनके बीच में। ग्लूओन का आदान प्रदान होगा तो बच्चे क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल काम करेंगे। डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन की बात करते हैं, इनके आदान प्रदान के वीक दुर्बल बल काम करते हैं। जो हिग्स बोसोन होते हैं ना, ये बच्चे क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबल है किसी पार्टिकल को मास, द्रव्यमान देने के लिए। एक्चुअली में क्या था कि हम ये खोज कर रहे थे साइंटिस्ट कि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो भी चीज दुनिया की बनी है, तो किसी भी कण के पास, किसी पार्टिकल के पास द्रव्यमान, मास आया कहां से। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे हिग्स नाम के, तो उन्होंने बहुत परिकल्पना की थी। उन्होंने उनकी एक थ्योरी थी कि इन्हें किसी एक पार्टिकल होगा जिसने मास दिया होगा, उसका नाम उन्होंने रखा था हिग्स बोसोन। तो इसे हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर वाला जो चल रहा था बहुत बड़ा, 2012-13 के आसपास हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें हिग्स बोसोन की खोज हुई। तो ये रेस्पॉन्सिबल हैं टू प्रोवाइड द मास। तो इसका इनका काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मास टू पार्टिकल। ये कणों को
कणों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हिग्स बोसोन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो किसी पार्टिकल के पास, किसी कण के पास द्रव्यमान आता है, वो किसकी वजह से आता है? हिग्स बोसोन की वजह से। तो ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मास टू पार्टिकल, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टिकल को मास प्रोवाइड कराने के लिए। एक मैंने बताया, ये कितने हो गए अपने? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिखा मैंने, ये कहा किसके हम खोज नहीं कर पाए अभी, ग्रेविटॉन्स की। ग्रेविटॉन्स, इस पे स्टार बना लेंगे, इनकी खोज नहीं कर पाए। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अगर यहाँ पे एक चीज आप देखो, जब मैंने आपकी ये बच्चे ये फंडामेंटल पार्टिकल ये लिखे, फंडामेंटल पार्टिकल 17, और एक वो जिसकी खोज नहीं कर पाए अभी हम, वो भी मैंने लिख दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, इन फंडामेंटल पार्टिकल में मैंने इलेक्ट्रॉन सब तो लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन क्या मैंने कहीं पर भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लिखे? वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो फंडामेंटल में कौन कौन से आएंगे? 6 तो क्वार्क्स, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंथ चार्म, तो 6 तो क्वार्क फंडामेंटल पार्टिकल में आएंगे। इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यून, म्यू न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो, ये भी किस में आएंगे बच्चे? फंडामेंटल में। फोटोन, ग्लूऑन, जेड बोसोन, डब्ल्यू बोसोन, हिग्स बोसोन, ग्रेविटॉन, से भी किस में आएंगे? फंडामेंटल में। तो जो मैंने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस कहीं भी 17 के ग्रुप में नहीं थे, इसलिए बच्चे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ये भी क्वार्क से मिलकर बने हैं, ये भी पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं, ये बच्चे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलकर बने हैं क्वार्क से। तो अगर हम चाहें तो आप लिख सकते हो, ये काम की बात है हमारी। प्रोटॉन, ये पेपर में आया हुआ है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बच्चे मिलकर बने हैं क्वार्क से। तो ये बच्चे बने हैं 3 क्वार्क से, ये बने हैं, और 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं। लेकिन कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बने हैं, अगर आप ये भी देखना चाहो तो प्रोटॉन में बच्चे होते हैं 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क, और एक होता है बच्चे एक डाउन क्वार्क। इसमें उल्टा हो जाता है न्यूट्रॉन में, इसमें बच्चे होते हैं हमारे 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। ठीक, अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी ये 3 क्वार्क से ही है, 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं ये। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप कि जो हमारे जो अप क्वार्क है ना बच्चे, आपको एक सबको एक बात पता होगी कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चे? +E। और इस पे आवेश चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? इस पे चार्ज कितना होता है बच्चे? 0। ये पता कैसे आया? देखो, ये जो प्रोटॉन है ना, ये 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है, एक डाउन से। ये बना है 2 डाउन से और एक अप क्वार्क से। तो जो अप क्वार्क होती है ना, इस पे चार्ज होता है +2/3E, इस पे भी होता है +2/3E, डाउन पे होता है -1/3E। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो +E वैल्यू आएगी। तो इसमें इसलिए आवेश होता है +E के बराबर। प्रोटॉन पे चार्ज है +E के बराबर। डाउन पे मैंने बताया 1-3E, -1/3E, इसमें बताया +2/3E। इन्हें आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 इसलिए होता है, आवेश न्यूट्रॉन पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बना है। ये डाउन पे होता है -1/3E, -1/3, इस पे होता है +2/3। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। पर इसमें 2 अप होते हैं, एक डाउन होता है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? +E। तो इसलिए आपको एक पेपर में क्वेश्चन आया था आपके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं। कल को ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है, आप आगे के लिए चल रहे हैं अभी 3 क्वार्क से। न्यूट्रॉन भी कितने क्वार्क से मिलकर बना है? 3 से। थोड़ा सा और आगे पूछेगा तो केवल यहां तक पहुंच पाएगा पेपर में कि ये प्रोटॉन जो है 2 अप और एक डाउन क्वार्क है, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन और एक अप क्वार्क होता है। तो केवल इससे आगे नहीं पहुंच पाएगा अभी पेपर के हिसाब से। ठीक, अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे जो आपके सामने बनाया, तो क्या अब आप ये पेपर में देख के बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है, कौन सा मूलभूत कण में आएगा, कौन सा नहीं आएगा? तो जब हम पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये बच्चे हमारा क्या है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेप्टॉन फैमिली से। तो ये भी याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन किस फैमिली को बिलोंग करता है? लेप्टॉन फैमिली को, क्योंकि लेप्टॉन 6 हैं। ऐसे ही आई बात समझ में यहाँ तक की। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे कि जो फोटोन है ये किससे? ये क्या है? बोसोन है। ग्लूकोन भी क्या है? बोसोन। डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन, हिग्स बोसोन और ग्रेविटॉन्स, ये सब क्या है? बोसोन है।
ठीक है, ये किसके नाम पे रखा गया? भारतीय साइंटिस्ट के नाम पे। किसके नाम पे रखा गया? एनरिको फर्मी के नाम पे। अब मैं दोबारा एक बार 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपको 2-3 बातें पता हैं तो आपका पढ़ना अभी तक का सफल है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में एलिमेंट्री पार्टिकल कौन, तो आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि क्वार्क से मिलकर बने हैं, 3 क्वार्क से मिलकर ये बना है, 3 क्वार्क से मिलकर ये बना है, तो ये एलिमेंट्री नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल वो हैं जिन्हें आप फर्दर आगे ना तोड़ सको। ठीक है, चलो जी काम खत्म हो गया। फिर आपसे कोई पूछ ले पेपर के अंदर कि ये बताओ भाई प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं? ये प्रोटॉन में होते हैं 2 अप और 1 डाउन क्वार्क्स, इसमें होते हैं 2 डाउन और 1 अप क्वार्क्स। खत्म हो गया काम। फिर उसका आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि भाई अगर किसी पार्टिकल के पास मास है, किसी कण के पास द्रव्यमान है, तो उसे किससे मिला है वो? तो आप बोलेंगे उसे मिला है हिग्स बोसोन से। तो हिग्स बोसोन क्या है? ये मास प्रोवाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये द्रव्यमान के लिए रेस्पॉन्सिबल है हिग्स बोसोन। फोटोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे? इनके एक्सचेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहे थे, वैद्युत चुंबकीय बल लग रहे थे। डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन का काम क्या है? वीक फोर्स पैदा करने के काम आते हैं। अच्छा जी ठीक है। ग्रेविटॉन्स ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ग्लूऑन्स न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बलों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुझे बताइए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अगर यहाँ तक का थोड़ा समझ में आया तो मुझे बताओ। जो मैंने अभी बताया लास्ट में, जो मैंने रिवाइज कराया, अगर आपको क्लियर है तो एक बार हाँ लिख दो, नहीं है तो उसके लिए एन लिख देंगे आप। नेहा वर्मा, रोहित साहू, दिनेश, सुवेंदु, सोनेगा, राजीव, अमन, अमनदीप, गोपाल से वीडियो क्लास के बाद देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे गोपाल। ये आपके जब तक बैच खत्म नहीं होगा आपके मोबाइल में ये वीडियो रहेगी। बैच खत्म होने के भी 1.5 महीने बाद तक रहेगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, राजीव कुमार, राहुल, ओके, सुशील, दिनेश, चलो सबका ठीक है, अमित कुमार, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसमें और आगे की तरफ चल रहा हूं। देखो जितने बच्चे अपने पास में, मैंने आपको बताया अभी कि दुनिया का में जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, वो इन 17 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो 17 फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास में हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास मैटर है ना, इनके एंटी मैटर भी होते हैं, इनके प्रतिकण भी होते हैं। यानी पार्टिकल हैं तो उसका एंटी पार्टिकल भी होता है। जैसे पार्टिकल है, कोई कण है तो उसका एंटी पार्टिकल भी होता है। एंटी पार्टिकल, किसी कण का प्रतिकण भी होता है। इसमें थोड़ा आप ध्यान देंगे, या मैटर या एंटी मैटर भी आप कह सकते हैं। देखो इन्हें बच्चे, देखो डिफरेंस क्या होता है पार्टिकल एंटी पार्टिकल में। कोई भी बच्चे पार्टिकल होगा तो आपको पता है उसके पास कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। उसके पास कुछ बच्चे चार्ज होगा, आवेश होगा। जो एंटी पार्टिकल होता है ना, उसका मास उतना ही होता है जितना कि पार्टिकल का। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है तो जितना वजन, जितना मास इलेक्ट्रॉन का है ना, उतना ही मास, उतना ही वजन उसके एंटी पार्टिकल का भी होगा। यानी कण और एंटी पार्टिकल, कण और प्रतिकण दोनों के मास सेम होते हैं, बस इनके चार्ज कैसे होते हैं? अपोजिट। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसके एंटी पार्टिकल पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। अब ये कण और प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है क्या? यानी जिनके मिलने से, अगर आपने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को मिला दिया तो इनके मिलने से केवल एनर्जी पैदा होगी, केवल ऊर्जा पैदा होगी, कोई नया कण प्राप्त नहीं होगा। एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यानी अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक प्रोटॉन ले लिया, अगर उन दोनों को आपने टच करा दिया ना, आपस में टच करा दिया, तो क्या करेंगे? एक दूसरे का विनाश कर देंगे, वो एनिलेट कर देंगे। जैसे हम बोलते हैं पेयर एनिलेशन, वो युग्म विनाश कर देंगे और केवल एनर्जी रिलीज होगी। तो कण और प्रतिकण वो हैं जिनके मिलने से केवल ऊर्जा पैदा हो, जिनके मिलने से क्या हो जाए बच्चे? एनिलेशन हो जाए, विनाश हो जाए। तो जब भी कोई भी कण अपने ही प्रतिकण से मिलेगा, अब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल से मिल गया
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और बात होगी। लेकिन प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल से मिल जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे, एनर्जी रिलीज होगी दोनों के मिलने से। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल से मिलेगा तो फिर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो कण और प्रतिकण वो हैं जिनके आपस में छू जाने से, टच कर जाने से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा, प्रतिकण का मास उतना ही होगा जितना कि कण का है, लेकिन इस पे आवेश कैसा होगा, अपोजिट। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बच्चे कण ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, तो कितने मिनट छोड़ो जल्दी, क्योंकि आज पहली क्लास थोड़ी टफ सी है तो ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। क्या हुआ, ठीक है ठीक है। देखो जो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका बच्चे आपको मास अगर पता हो, द्रव्यमान बहुत सारे बच्चों को, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसे बच्चे चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का बच्चे आवेश होता है माइनस ई। ई का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना मास है, इतना चार्ज है, माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये माइनस 19 गुलाम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन जो बच्चे इसका जो एंटी पार्टिकल होगा, इसका जो एंटी पार्टिकल होगा ना, उसका उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, उसका मास तो सेम होगा पॉजिट्रॉन का भी, इतना ही 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। लेकिन इसके ऊपर बच्चे जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, इसका अपोजिट होगा, इस पर नेगेटिव है, उस पर हो जाएगा पॉजिटिव 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले पेपर में, कई बार आ चुका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का नाम बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, इसका जो प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। और जितना मास इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिट्रॉन पे है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही इस पे है, बस अपोजिट है। यहाँ पर चार्ज बच्चे नेगेटिव था, यहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। तो मैटर और एंटी मैटर या कण या प्रतिकण के मिलने से एनर्जी का निर्माण होता है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल में क्या डिफरेंस है कि जितना मास इस पे उतना इस पे, जितना चार्ज इस पे उसका उतना, ठीक है। जैसे आप बच्चे फोटोन देखना, फोटोन जो होता है ना, जिससे प्रकाश मिलकर बना है फोटोन से, तो फोटोन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब जो फोटोन का एंटी पार्टिकल होगा तो उस पर तो चार्ज, जब उस पर फोटोन पे चार्ज नहीं तो उसके एंटी पार्टिकल में भी चार्ज नहीं होगा। और जो इनमें डिफरेंस होता है तो चार्ज की वजह से ही होता है कि भाई इसमें पॉजिटिव तो उसमें नेगेटिव, उसमें नेगेटिव तो उसमें पॉजिटिव। यानी फोटोन अपना ही एंटी पार्टिकल है। तो वे पूछ ले आपसे कि फोटोन का एंटी पार्टिकल क्या, फोटोन ही। क्यों? जब फोटोन पे खुद चार्ज नहीं है तो उसके एंटी पार्टिकल में भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज के तो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बाकी सब कुछ तो ठीक सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पेपर में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। पेपर में ये भी आया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो लिख देगा कि एंटी पार्टिकल का मास चार्ज दोनों अपोजिट होते हैं पार्टिकल से, दोनों के दोनों सेम होते हैं, मास सेम चार्ज अपोजिट। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया, ठीक। दूसरी चीज आप एक चीज और देखना, यहाँ पे चलते चलते एक दो बातें मैं आपको बताता हूं। एक लिखेंगे हम हेड्रोन। हेड्रोन क्या होता है बच्चे? एक कलेक्शन ऑफ क्वार्क्स, यानी क्वार्क्स मिल जाए आपस में तो क्वार्क्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? हेड्रोन कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ क्वार्क्स, एक कलेक्शन ऑफ क्वार्क्स, अगर आपने क्वार्क्स को इकट्ठा कर लिया उसे बच्चे हम क्या कह देते हैं? हेड्रोन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास में 3 क्वार्क्स हों, अगर आपके पास में 3 क्वार्क्स हैं तो 3 क्वार्क्स जब होंगे तो सब बोलेंगे बैरियॉन्स। बैरियॉन क्या होते हैं? जब 3 क्वार्क मिलने से बने, तो आपको पता है बच्चे कि 3 क्वार्क के मिलने से बैरियॉन बनते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो 3 क्वार्क्स के मिलने से बन रहे थे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस फैमिली के मेंबर हैं, आप बोलेंगे बैरियॉन फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि दोनों क्या करते हैं? 3 क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं। लेकिन एक क्वार्क्स हो, एक क्वार्क्स प्लस एक एंटी क्वार्क्स, एक क्वार्क हो एक एंटी क्वार्क्स हो, ऐसे जैसे मान लो कि आपने क्वार्क तो ले लिया अप, एंटी क्वार्क ले लिया मान लो कि किसका? बॉटम का, या किसका ले लिया मान लो कि टॉप का। तो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से बनते हैं मेसोन, मेसोन्स। बस इतना और याद रखना आपको कि अगर पेपर में पूछ ले कि बैरियॉन्स क्या हैं तो आप बोलेंगे बैरियॉन्स क्या होता है? 3 क्वार्क्स का कलेक्शन। तो 3 क्वार्क के मिलने से बैरियॉन फैमिली का निर्माण होता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से मेसोन्स फैमिली का निर्माण होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? बैरियॉन। ये मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करता है।
लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं, लेकिन वो 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं, और 3 क्वार्क से मिलने वाले क्या होते हैं, 3 क्वार्क से मिलने वाले होते हैं बैरियन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की फैमिली बैरियन है, इलेक्ट्रॉन की फैमिली कौन सी है बच्चे, लेप्टॉन है। ठीक है, एक बार में फिर से इसमें आपको फटाफट दोबारा से रिवीजन करा देता हूं, जहां से मैंने आज आपको शुरू से पढ़ाया। आप यहाँ पे एक बार देखेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा, जब शुरुआत की थी उसके अपेक्षा आपको ज्यादा बातें पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास 17 हैं और एक की अभी खोज की जानी बाकी है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल में है, ये लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करता है और ये फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, बैरियन फैमिली को। ये 3 क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आगे आप तोड़ सकते हैं, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन लिया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि आप ये बताइए भाई कि इनमें सबसे वीक फोर्स कौन सा है। तो मैंने कहा कि वीक नाम देखकर बहकेंगे नहीं, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बल्कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वीक फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए, फिर सेकंड क्वेश्चन की वजह से मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन में मैं आगे बढ़े तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, फिर मैं इसकी तरफ आया कि हमारे पास में 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उनमें हमने नाम रखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन फोर्स की रेंज याद रखनी है, ये हर दूरी पे काम करेगा, ये भी हर दूरी पे काम करेगा, ये शॉर्ट रेंज में काम करेगा, बहुत ही छोटी रेंज में काम करेगा। फिर मैंने बता दिया इनमें कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन कमजोर। फिर मैंने बताया आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए किस चार्ज पार्टिकल के बीच में, आवेशित कणों के बीच में किसका आदान प्रदान होना चाहिए, फोटोन का। और आगे हमने पढ़ा कि फोटोन एक बोसोन है, ठीक है, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है, बोसोन्स, जो फैमिली हमने बनाई। वीक फोर्स जो होता है बच्चे, ये पार्टिकल कण के विघटन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन के आदान प्रदान की वजह से पैदा होता है। ये ग्रेविटॉन्स जिनका हमें अभी खोज करनी है, उसके आदान प्रदान की वजह से लगता है, ग्लूओन्स के आदान प्रदान की वजह से लगता है, या फिर पायोन्स। ये मैंने 2 चीज़ आपको बताई। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, फिर हम आगे अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ को, कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास में 17 हैं, इन्हें भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक फर्मियोन्स में, एक बोसोन में। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसमें और ज्यादा ध्यान देना चाहो ना, फर्मियोन्स एक्चुअल में वो हैं जो पॉली का अपवर्जन का नियम, पॉली एक्सकर्जन लॉ को फॉलो करते हैं। जो पॉली के नियम को फॉलो करें, पॉली एक्सकर्जन नियम को फॉलो करें, वो फर्मियोन्स हैं। जो बोस आइंस्टीन थ्योरी को फॉलो करें, वो बोसोन है। तो ये बोस आइंस्टीन थ्योरी को फॉलो करते हैं, जबकि ये किसे फॉलो करते हैं, पॉली एक्सकर्जन लॉ को, पॉली के अपवर्जन के नियम को फॉलो करते हैं। इसमें 2 कैटेगरी बांट दिया, क्वार्क्स और लेप्टॉन। लेप्टॉन 6, क्वार्क 6, बोसोन अपने पास में 5। इन सब का काम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये फोर्स कैरियर होते हैं, फोर्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। भाई इनके आदान प्रदान की वजह से ही तो, इनके आदान प्रदान की वजह से ही तो फोर्स लग रहे हैं। भाई इसका आदान प्रदान हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनका आदान प्रदान हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स, इनका आदान प्रदान हुआ तो वीक फोर्स, इनका आदान प्रदान हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके आदान प्रदान की वजह से क्या लगता है, फोर्स पैदा होते हैं। तो ये होते हैं हमारे फोर्स कैरियर। बोसोन क्या है, फोर्स को आगे ले जाने वाले हैं। और एक कौन है बच्चे, फर्मियोन्स कौन है, जो फोर्स को फील करने से, इलेक्ट्रॉन फोर्स को फील करता है, तो ये होते हैं हमारे फोर्स फीलर, जो बल को फील करते हैं, फर्मियोन्स। ये फोर्स फीलर हैं, ये फोर्स कैरियर है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आज ये आपको मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। इनके आप नोट्स बना लेना, ठीक है, और कोशिश करना है ना बार बार पढ़ने की। लेकिन काम की बातें मैं आपको फिर से बता देता हूं। काम की बात केवल 3-4 हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में केवल इलेक्ट्रॉन है। एक रिवीजन करा देता हूं मैं चलते चलते फिर से, जो पेपर के लिए पढ़ना है, ये ज्ञान की बातें छोड़ के, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ही है। फंडामेंटल फोर्सेज के चारों के नाम याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, किसकी रेंज छोटी किसकी बड़ी। और एक और क्या याद रखना आपको, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं, और ये 3-3 क्वार्क से मिलकर बने, इसलिए बैरियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो साथ में नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसकी वजह यही है क्योंकि ये थोड़ा सा लीक से हटके जो था टॉपिक था। क्योंकि जैसे हम बाकी चैप्टर पढ़ेंगे ना, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मान लो हम पढ़ेंगे हीट पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, वो ऐसे चैप्टर जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 7th-8th क्लास से, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। तो पहली क्लास में मैंने जान पूछ के ये 1 घंटा 1.25 घंटा मैंने सोचा था पढ़ाने के लिए। किसी कोई डाउट है तो मेरे से डाउट पूछ सकता है, मैं नया नहीं बताऊंगा, क्योंकि नया बताने से अभी
शुरू में झेलना, धीरे धीरे आपको यूज टू होना पड़ेगा मेरे साथ में कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे आप सीखेंगे। तो किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो, बाकी आज नया चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे अब, ठीक है। कल की टाइमिंग अब 1 बजे से क्लास होगी, 1 से 2:30। आपके पास में जो आपका ऐप है उसमें होम पेज पे आप देखना फिजिक्स स्पेशल 3 लिखा होगा, उसमें आपकी टाइमिंग आ जाती है। गलती से टाइमिंग 2:30 बजे की थी, कल की टाइमिंग 1 बजे से होगी, ठीक है। ओके। नहीं, नोट्स मैं आपको दूंगा, पर जो मेरे पास नोट्स है ना अभी, जैसे आप अगर नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं आपके इस पर भी डल जाएंगे, पर उस नोट्स में ये वाला चैप्टर नहीं है, बाकी सारे हैं। ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इसके मैं अभी डलवाऊंगा PDF। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से नोट्स सारे के सारे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे लिखा होगा GS स्पेशल साइंस स्पेशल, जहाँ पे लिखा होगा ना GS स्पेशल साइंस स्पेशल, जिस नोट्स के आगे लिखा होगा उन्हें डाउनलोड कर लेना। कुछ नोट्स 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी उन्हें मत करना। और अंकुर सर फिजिक्स लिखते समय कोई भी स्पेस नहीं देना कहीं भी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, और आपकी ऐप पे भी डलवा दिए जाएंगे। सर वो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, यूट्यूब वाला क्वेश्चन भेज दो, ठीक है। तो आज के लिए अभी तक कुछ ऐसा मेरे पास खास नहीं आया। किसी बच्चे वो जो आप बोल रहे रोहित, क्वेश्चन भेजा क्या आपने? जल्दी क्वेश्चन भेजो भाई आप। यूट्यूब वाला क्वेश्चन आपका मेरे पास अभी नहीं आया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अभी तक भाई दोबारा भेज दो, मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। रोहित साहू जो कह रहे हैं मेरे पास नहीं आया इनका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सर वेयर विल नोट्स पब्लिश्ड ऑन ऐप? जब आप फिजिक्स स्पेशल 3rd पे क्लिक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, साइड में लिखा हुआ, तो उसमें नोट्स डल जाएंगे आजकल में। तो भाई रोहित साहू आपको कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया, अगर लेटेस्ट अभी भेज दो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नंबर दिया था यार शुरू में ही। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। शुरू की क्लास में नंबर दिया था।